नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आवृतबीजी पौधों और उनके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। बात करते हैं आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। आवृतबीजी पौधों को सामान्यतः पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाता है। आवृतबीजी पौधों से तात्पर्य है आवरण युक्त बीज, अर्थात पादपों का ऐसा समूह जिसमें आवरण युक्त बीज पाए जाते हैं, उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं। इन पौधों में बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा होता है। पृथ्वी पर वर्तमान में सबसे विकसित पादप आवृतबीजी पौधे हैं। वर्तमान में इनकी लगभग 2,70,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। देखिए, आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं, ये इसके नाम से स्पष्ट है। आवृत बीजी, आवृत मतलब होता है आवरण और बीजी मतलब होता है बीज, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण युक्त होते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। इन पौधों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इनके बीज जो होते हैं वह आवरण युक्त होते हैं, नग्न बीज नहीं होते। नग्न बीज जैसे जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, वैसे नग्न बीज यहाँ नहीं होते। दूसरी खासियत आवृतबीजी पौधों की ये है कि ये पुष्पीय पादप के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये अपने जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में पुष्प को जरूर विकसित करते हैं, इसलिए हम इनको पुष्पीय पादप भी कहते हैं। सामान्यतः अगर हम आवृतबीजी पौधों की बात करें तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि इन पौधों में जो बीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अंडाशय के भीतर होते हैं, अर्थात अंडाशय भित्ति द्वारा इनके जो बीज हैं वो घिरे हुए होते हैं। वर्तमान में इस पृथ्वी के सबसे विकसित और डेवलप अगर किसी पादप की हम बात करें तो वो आवृतबीजी पौधे ही हैं। इस पृथ्वी में सबसे अधिक प्रजातियां, लगभग 2,70,000 प्रजातियां आवृतबीजी पौधों की हैं, जो सक्सेसफुल अपना जीवन जी रही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में सबसे विकसित अगर कोई प्रजाति है तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की है। आवृतबीजी पौधे के कुछ सामान्य लक्षण। नंबर 1, ये समस्त स्थानों एवं सभी वातावरणों में पाए जाते हैं, अर्थात जल, थल, वायु, शुष्क स्थान, नम स्थान, गर्म या ठंडे स्थान आदि। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आवृतबीजी पौधे वर्तमान में पृथ्वी के सबसे विकसित पादपों में है। ये चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, चाहे बहुत गर्म स्थान हो, चाहे बहुत ठंडा स्थान हो, चाहे बारिश वाला स्थान हो, किसी भी प्रकार के वातावरण में, किसी भी प्रकार के स्थान पर ये अपने को सेटल करने में सक्षम है। नंबर 2, ये सूक्ष्म से लेकर बृहत आकार के हो सकते हैं। देखिए, आवृतबीजी पौधे बहुत छोटे भी हैं आकार में और बहुत बड़े भी हैं। इसी का एक एग्जांपल आपके सामने मैं बता रहा हूँ। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा अगर आप देखें, यूकेलिप्टस रेग्नेंस है, जिसको हम ऑस्ट्रेलियाई यूकेलिप्टस भी कहते हैं। इस वृक्ष की जो लंबाई है वो लगभग 100 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि आवृतबीजी पौधे बहुत लंबे भी हैं। और वहीं वोल्फिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा आवृतबीजी है, जो आकार में बहुत ही छोटा है। ये हर्ब, श्रब या ट्री तीनों रूपों में मिलते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर हम पादपों की बात करें तो हम उन्हें 3 कैटेगरी में अध्ययन करते हैं, हर्ब, सर्ब, ट्री या शाक, शुक और वृक्ष। तो ये आवृतबीजी पौधे जो हैं, ये शाक के रूप में भी मिलते हैं, मतलब बहुत छोटे पौधों के रूप में भी मिलते हैं, श्रुप के रूप में भी मिलते हैं, अर्थात झाड़ी के रूप में भी मिलते हैं, और वृक्षों के रूप में भी पाए जाते हैं। ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है एकबीजपत्री और एक कहलाता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री से मतलब ऐसे पौधों से है जिसमें एक बीज पत्र पाए जाते हैं, और द्विबीजपत्री पौधों से मतलब है ऐसे पौधों से जिनमें बीज पत्र कितने होंगे, संख्या में 2 होंगे। अब बात करते हैं आवृतबीजी पौधे के अगले लक्षण की। मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद है, जो जड़, तना व पत्तियों में बटा होता है, अर्थात इसमें मुख्य पौधा अगुणित बीजाणु बनाता है। देखिए, किसी भी आवृतबीजी पौधे के अगर जीवन चक्र को आप देखेंगे तो इसमें 2 अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। एक बीजाणुद्भिद अवस्था, जिसको हम स्पोरोफाइटिक अवस्था कहते हैं, जो अगुणित बीजाणु बनाता है, और दूसरी अवस्था कहलाती है युग्मकोद्भिद अवस्था, जो युग्मक बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो मुख्य पौधा है, ये आप देख रहे हैं मुख्य पौधा इसका, ये जो मुख्य पौधा है जो जिसमें जड़, तना व पत्तियां पाई जाती हैं, ये देखिए मुख्य पौधा है आपका जिसमें जड़, तना व पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये हमेशा कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। स्पोरोफाइटिक है, द्विगुणित है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, द्विगुणित है। ये पुष्प विकसित करता है, पुष्प विकसित करके इससे
क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। और ये अगुणित लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बाद में बनाते हैं क्या? युग्मकोद्भिद, नर और मादा युग्मकोद्भिद, और उनसे बनते हैं नर और मादा युग्मक, जिनके जुड़ने से फिर से बनता है क्या? भ्रूण, भ्रूण से फिर बनता है बीज, और बीज से फिर बन जाता है क्या? आपका पौधा, जो क्या है? बीजाणुद्भिद अवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, ये मुख्य अवस्था है जो इस आवृतबीजी पौधे में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पे। ऊतक तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इसमें जाइलम में जाइलम वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, आवृतबीजी पौधों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो टिश्यू सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप होता है, और इसके जाइलम की एक खासियत है कि इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म पौधों की बात करें तो वहां पे जाइलम वाहिकाएं और फ्लोएम सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो ये आवृतबीजी पौधे का एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि इसमें वाहिकाएं और सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पुष्प बनते हैं, इसलिए ये पुष्पीय पादप कहलाते हैं, जो सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि आवृतबीजी पौधों के जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में पुष्प जरूर विकसित होता है, और इसलिए हम इसको पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्प पौधे का जनन भाग है। ये हमें ध्यान रखना है कि आवृतबीजी पौधों में जब पुष्प विकसित होता है तो पुष्प जो है जनन भाग के रूप में जाना जाता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। नर भाग को हम पुंकेसर और मादा भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर को हम एंथर भी कह सकते हैं, और स्त्री केसर को हम कार्पल भी कह सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पुंकेसर की, नर भाग की। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, जो लघु बीजाणु या गुरु परागकण का निर्माण करता है, जिसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यह लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मक बनाता है। देखिए, अगर आप डायग्राम में देखें, ये पुष्प का एक चित्र मैंने आपको दिखाया है। इसमें वाहे दल आपको दिखाई दे रहे हैं हरे रंग के, ये दल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बीच का हिस्सा है ये आपका फीमेल पार्ट है, जिसको हमने नाम क्या दिया था? स्त्री केसर, या जिसको हम इंग्लिश में कार्पल भी कहते हैं। तो ये फीमेल जनन भाग है इसका। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं संरचनाएं, ये 6 संरचनाएं, ये कहलाती हैं आपकी स्टेमेन, या जिसको हम नाम दूसरा क्या देते हैं? पुंकेसर। तो ये इसका नर जनन भाग है पुंकेसर, और ये इसका मादा जनन भाग है। अब हम पुंकेसर को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पुंकेसर का एक डायग्राम है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पुंकेसर के जो मैंने आपको भाग बताए वो कौन कौन से हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुंकेसर में सबसे ऊपर जो ये फूला हुआ भाग है, जो आप ये देख रहे हैं फूला हुआ भाग, या जो यहाँ पे डायग्राम में आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं पूरा, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? परागकोश है, जिसको हम एंथर लोब भी कहते हैं। परागकोश, ये फूला हुआ भाग, ये नीचे जो डंडी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम नाम देते हैं क्या? फिलामेंट, जिसको हम हिंदी में पुतंतु भी कहते हैं। जिस स्थान पे ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, जिस स्थान पे ये परागकोश और ये पुतंतु जुड़ा हुआ है, इस स्थान को हम नाम देते हैं क्या? योजी। इसको हम कहते हैं योजी, या इसको हम दूसरी भाषा में, इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? कनेक्टिव भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? योजी कहेंगे, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। तो इस प्रकार से जो आप पुंकेसर कहेंगे, या जिसको हमने लघु बीजाणु पर्ण भी नाम दिया है, माइक्रोस्पोरोफिल भी हम इसको कहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर का भाग परागकोश, नीचे जो डंडी है पुतंतु, और जहां पे दोनों जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? योजी या कनेक्टिव। अब इसी में मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आपके पुंकेसर हैं, या जिसको हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, ये परागकण विकसित करते हैं। इसी डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको छोटे-छोटे यहाँ पे दाने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस परागकोश को काट के देखें तो इसके अंदर आपको छोटे-छोटे परागकण दिखाई देंगे, और यही जो परागकण हैं, ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था कहलाते हैं। क्यों कहते हैं इनको हम नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था? क्योंकि ये जो लघु बीजाणु या जो परागकण हैं, ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए इसमें कि ये नर भाग है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। इसका दूसरा नाम लघु बीजाणु पर्ण है। इस लघु बीजाणु पर्ण से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं नर जनन भाग के बाद मादा जनन भाग की। मादा जनन भाग या अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण या स्त्री केसर कहते हैं, जिसके अंडाशय के भीतर बीजांड पाए जाते हैं, जो गुरु बीजाणुधानी कहलाते हैं। ये बीजांड गुरु बीजाणु बनाते हैं, जिससे भ्रूणकोश बनता है, जो मादा युग्मकोद्भिद है वह मादा युग्मक बनाता है। देखिए, यहाँ फिलहाल आप इतना समझ लीजिए
कि जो मादा जनन भाग है जिसको हम अंडक भी कह रहे हैं, इसके 3 भाग होते हैं। ये जो डायग्राम है ये अंडक का है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग ये फूला हुआ भाग, जिसको क्या कहा हमने, स्टिग्मा, या इंग्लिश में स्टिग्मा कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ये जो नली जैसी संरचना है, गर्दन जैसी संरचना है, इसको कहते हैं हम स्टाइल या वर्तिका। और जो नीचे का ये फूला हुआ भाग है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। इस अंडाशय के अंदर कई छोटे छोटे गोली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं ओव्यूल या बीजांड। और यही बीजांड बनाता है क्या, आपका गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु बाद में विकसित होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण कोश। यहाँ आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पे अंदर बनेगा आपका भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश की संरचना आपको अंदर दिखाई दे रही है। इसी भ्रूण कोश से बाद में क्या बनते हैं, आपके मादा युग्मक। तो यहाँ ये ध्यान रखना है हमको कि स्त्री के समय सबसे ऊपर क्या होगा, वर्तिकाग्र, फिर ये नली जैसी संरचना वर्तिका, नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर कई छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक कोशिका होती है आपकी क्या, मादा युग्मक की। देखिए, आवृतबीजी पौधे के लक्षणों में जो अगला लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण आता है, वो आता है द्विनिषेचन और त्रिस्लाइन की क्रिया। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन और त्रिस्लाइन क्रिया पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण व भ्रूणपोष बनते हैं, जो बीज का निर्माण करते हैं। बीज अंडाशय द्वारा घिरा रहता है, अंडाशय निषेचित होकर फल बनाता है। देखिए, आवृतबीजी पौधों में अगर हम द्विनिषेचन और त्रिस्लाइन की बात करें, ये क्या होता है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। देखिए, परागकण जो पुंकेसर से बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ आपका इस प्रकार की संरचना होती है। बाहर की ओर उनमें कठोर आवरण होता है, जिसे बाह्यचोल कहते हैं, और अंदर की ओर एक पतला सा आवरण होता है, जिसे हम अंतःचोल कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ये जो आपका लघु बीजाणु है, ये परागण क्रिया के द्वारा अलग अलग माध्यमों से उड़कर, या पानी के माध्यम से, या कीट के माध्यम से पहुंचता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। जैसे ही यहाँ पहुंचता है, इसका केंद्रक, जो इसका केंद्रक है, वो लगातार विभाजित होकर जो है 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये विभाजित होगा, और इससे कितने केंद्रक बन जाएंगे, आपके 2 केंद्रक बन जाएंगे। इनमें से एक केंद्रक को हम कहेंगे जनन केंद्रक, और एक केंद्रक को हम कहेंगे नलिका केंद्रक। तो इस प्रकार से यहाँ पे नीचे की ओर जो केंद्रक होगा वो क्या कहलाएगा, नलिका केंद्रक, और जो ऊपर की ओर केंद्रक होगा वो क्या कहलाएगा, जनन केंद्रक। अब ये जो लघु बीजाणु है, इसके जो बाहर बाह्यचोल है, इसमें कुछ छिद्र भी होते हैं, जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं। इस प्रकार से कुछ छिद्र होते हैं, जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। जब नमी को अवशोषित करता है, तो इसके अंदर का जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो अपने माप को बढ़ा लेगा, क्योंकि बाहर से नमी को अवशोषित कर रहा है, और वो इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलेगा नली के रूप में। और ये जो जीव द्रव्य बाहर निकला नली के रूप में, इसी में ये दोनों केंद्रक, जो जनन और नलिका केंद्रक है, ये भी क्या होंगे, आ जाएंगे। इस नली को हम कहते हैं परागनाल। और ये नली प्रयास करती है किसी भी तरीके से अंडाशय के अंदर जाने का। तो आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये परागनाल है, ये जा रही है इस प्रकार से, और घूम करके ये कहाँ पहुंच गई है, अंडाशय के अंदर। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, अंडाशय के अंदर। जैसे ही अंडाशय के पास पहुंचती है, इसका जो नलिका केंद्रक है, ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो जनन केंद्रक है, ये विभाजित होकर के 2 केंद्रक बनाता है, जिनको हम कहते हैं नरयुग्मक। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको ये दिखाई देंगे, ये देखिए, ये 2 नरयुग्मक हैं आपके। तो ये 2 नरयुग्मक बनाता है। अब ये 2 नरयुग्मक कहाँ मुक्त हो गए, इस अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर ये जो संरचना, ये क्या है, भ्रूणकोश है। तो इस भ्रूणकोश के अंदर अगर आप देखें, तो ये एक नरयुग्मक और ये दूसरा नरयुग्मक, ये अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो देखिए, ये जो बीज की संरचना है, ये जो 2 केंद्रक हैं, इनको हम अलग अलग अगर हम देखें, तो इनको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों आपस में मिलकर फीमेल में बनाते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो ये 2 द्वितीयक केंद्रक है, इससे जुड़ गया, देखिए आप, एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक आपका ये जुड़ गया, और एक नरयुग्मक आप देखिए, ये जुड़ गया किससे, अंड से। तो अंडाशय के अंदर जो ये भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के अंदर ये जो द्वितीयक केंद्रक है, एक नरयुग्मक इससे जुड़ गया, और एक नरयुग्मक भ्रूणकोश के अंदर जो ये आपका मादा अंड है, इससे जुड़ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो 2 निषेचन हुए। एक निषेचन किसके बीच में हुआ, एक निषेचन आपका ये हुआ किसके बीच में, द्वितीयक केंद्रक और नरयुग्मक के बीच में, और एक निषेचन हुआ ये किसके बीच में, अंड और नरयुग्मक के बीच में। चूंकि इसमें 2 निषेचन होते हैं, इसलिए हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। अब
इसी में आप देखिए इस वाली स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ जो द्वितीयक केंद्रक था उसमें पहले से कितने केंद्रक थे? 2 केंद्रक थे, एक नरयुग्मक उसमें आके और जुड़ गया। अब कितने केंद्रक हो गए? 3 केंद्रक हो गए, तो 3 केंद्रक सलयित हो गए, जुड़ गए, इसलिए हमने इस क्रिया को कहा त्रिसलयन। तो ये क्रिया कहलाती है द्विनिषेचन और त्रिसलयन। यहीं पे आपको एक चीज मैं फल के बारे में और बता दूं, देखिए जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो ये जो अंडाशय जो है बाहर का, यही अंडाशय परिवर्तित हो जाता है किसमें? फल में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आवृतबीजी पौधे में जो अंडाशय है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फल में कन्वर्ट हो जाता है। और भ्रूणकोश अंदर है इस अंडाशय के, भ्रूणकोश के अंदर क्या बन रहा है? बीज। तो यही बीज फल के अंदर पाया जाता है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये जो त्रिगुणित संरचना बनी द्वितीयक केंद्रक और नरयुग्मक के जुड़ने से, इससे जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 3n, त्रिगुणित होती है। 2 तो द्वितीयक केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक जो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के बने हैं। तो द्वितीयक केंद्रक में कितने केंद्रक हैं? 2, और एक केंद्रक इसका जुड़ गया नरयुग्मक का। तो इस प्रकार से त्रिकेंद्रक बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। और जो नीचे आपका एक नर युग्मक और मादा अंड मिलकर के बनाते हैं क्या? आपका जाइगोट, या जिसको हम कहते हैं युग्मनज। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n। तो ये दोनों संरचनाएं बाद में आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं? बीज। एंडोस्पर्म और जाइगोट ये आपस में मिलकर के बाद में क्या बनाता है? बीज। तो इस प्रकार से अंडाशय ने बना दिया फल, भ्रूणकोश ने बना दिया क्या? बीज। तो इस प्रकार से बीज के बाहर आप अंडाशय कह सकते हैं या बीज के बाद आप फल कह सकते हैं। मतलब अंडाशय या फल इस बीज को घेरे रहता है, इसलिए बीज इसमें नग्न नहीं होते। हम बात करते हैं सबसे अंतिम लक्षण की। इन पादपों में डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र से मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए डिप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि यदि किसी जीवन चक्र में डिप्लॉइड अवस्था ज़्यादा प्रभावी हो और हैप्लॉइड अवस्था कम प्रभावी हो, तो ऐसे जीवन चक्र को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक। अर्थात द्विगुणित अवस्था ज़्यादा समय के लिए रहे और अगुणित अवस्था कम समय के लिए रहे, तो ऐसी जीवन चक्र को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक। यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो लाल रंग से जितनी भी स्टेजेस दिखाई गई हैं वो अगुणित है, हैप्लॉइड है, और नीले रंग से जितनी भी दिखाई गई हैं वो क्या है? द्विगुणित है या डिप्लॉइड है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इतनी ही स्ट्रक्चर ऐसा है या इतनी ही स्टेजेस ऐसी हैं जो कैसी हैं? अगुणित है। बाकी सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं वो क्या है? आपकी द्विगुणित अवस्था है। तो यहाँ यह स्वाभाविक है, इस डायग्राम से आपको क्लियर दिख रहा है कि द्विगुणित अवस्था जो है यहाँ लंबे समय के लिए है और अगुणित अवस्था यहाँ कम समय के लिए है, इसलिए हम इस जीवन चक्र को क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आवृतबीजी पौधे और उसके आवश्यक लक्षणों के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बात आई होगी। अगले वीडियो में हम लघु बीजाणु जनन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।